4.5 बिलियन ईयर्स एगो जुपिटर वाज द सोलर सिस्टम्स फर्स्ट प्लैनेट। जुपिटर का नाम रोम के देवताओं के राजा के नाम पर पड़ा। आसमान का ये राजा हमारे 4 भीतरी चट्टानी ग्रहों और आगे वाले गैस के 3 जमे हुए ग्रहों के बीच मौजूद है और ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस विशाल ग्रह पर हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण, उसके विकास और भविष्य में होने वाले इसके मौत के सुराग हैं। जुपिटर को एक कॉस्मिक टाइम कैप्सूल कह सकते हैं, लेकिन काश इसे हम खोल पाते। रोम के लोक कथाओं में जुपिटर नामक देवता ने अपनी शरारतों को छुपाने के लिए अपने इर्द गिर्द बादलों का एक पर्दा बना लिया था और जुपिटर पर नजर डालने पर हमें कुछ हद तक ऐसा ही नजर आता है। हमें इस ग्रह की सतह नहीं बल्कि बादलों का छोर दिखता है। गैस का ये नकाब जुपिटर के सबसे गहरे राज को छुपाए रखता है, लेकिन हम सब जानते हैं इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसी से उस ग्रह को ताकत मिलती है। अगर हम इस बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं कि ग्रहों के शहंशाह पर क्या कुछ हो रहा है, तो हमें बादलों को हटाकर उनके पार देखना होगा। फिजिक्स हमें बताती है कि उसका विशाल वायुमंडल बेहद डरावना है। गैस का एक विशाल ग्रह होने के कारण अब जैसे जैसे इसके वायुमंडल के गहराई तक जाएंगे, ये और ज्यादा सघन होता जाएगा और दबाव बढ़ता जाएगा। बादलों के ऊपरी हिस्से से इस ग्रह के केंद्र तक की दूरी 68,800 किलोमीटर है। मतलब किसी जंबो जेट में लगातार 3 दिन तक सफर करने पर हम वहां पहुंचेंगे और ये सफर बहुत उथल पुथल वाला होगा। हम यह जानते हैं क्योंकि हमने ऐसी कोशिश की है। हम अभी तक इस ग्रह के केंद्र तक नहीं पहुंच पाए हैं। बेशक जुपिटर बाहर से शांत नजर आता है, लेकिन जुपिटर के अंदर जाने पर पता चलता है यहाँ तो बहुत तेज हवाएं और कड़कती बिजली वाले तूफान मौजूद हैं और यहाँ के जबरदस्त दबाव किसी भी उपकरण को चूर चूर कर सकते हैं। इस ग्रह का मास पृथ्वी से 1000 गुना ज्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये है कि नीचे की ओर जाने पर दबाव और घनत्व बहुत तेज हो जाते हैं। 7 दिसंबर 1995 नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने 337 किलो वजनी एक टाइटेनियम प्रोब को जुपिटर के वायुमंडल में गिराया। ये बादलों के ऊपरी हिस्से से करीब 1,70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। प्रोब के सेंसरों ने बताया कि यहाँ 90% हाइड्रोजन है और यहाँ का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पहुँच जाता है। यहाँ हवा की रफ्तार 650 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैज्ञानिकों ने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा गर्म और ज्यादा उथल पुथल भरा है। जुपिटर के वायुमंडल में दाखिल होने के 58 मिनट बाद और सिर्फ 132 किलोमीटर नीचे उतरने पर प्रोब भाप बनकर उड़ जाता है, जिससे जुपिटर के ज्यादातर राज हमारी पहुंच के बाहर ही रह जाते हैं। इस गैस और तरल के नीचे एक पथरीला ग्रह भी हो सकता है। ये बेहद कंप्रेस्ड बल्कि एक गेंद भी हो सकती है। लगता है वहाँ कोई ठोस चीज मौजूद है। दरअसल जुपिटर के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वही उस ग्रह को ताकत देती है और उन्हीं ताकतों से सोलर सिस्टम को आकार मिलता है। ग्रेविटी की वजह से इसकी सारी गैसें और तरल एकजुट हो रहे हैं। इससे जुपिटर का अंदरूनी हिस्सा गर्म हो जाता है। यह गर्मी जुपिटर की सतह से निकलकर स्पेस में पहुंच जाती है। गैस से बना यह ग्रह ठंडा होकर सिकुड़ता है और अपनी शुरुआत से अब तक 1/3 छोटा हो चुका है। ग्रह के ठंडा होते जाने से सिकुड़ने की प्रक्रिया धीमी हो रही है। शुरुआत में ये जहां 1 इंच प्रति वर्ष थी, वह ये 1 इंच का एक बेहद छोटा सा हिस्सा रह गई है। हो सकता है 1000 अरब साल तक ये यूं ही सिकुड़ता रहे, लेकिन फिर भी ये हमेशा सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर ग्रह बना रहेगा। जुपिटर के बेहद धीरे धीरे सिकुड़ने के कारण हमें ये प्रक्रिया तो नहीं, लेकिन ऊपर उठती इसके गर्मी के प्रभाव जरूर नजर आते हैं। पृथ्वी पर सूर्य की गर्मी हमारे मौसम को संचालित करती है। अगर सूर्य गुम हो जाए तो हमारा मौसम ही रुक जाएगा, लेकिन जुपिटर का मौसम फिर भी जारी रहेगा। कारण यह है कि इसे अपना मौसम सूर्य से नहीं बल्कि अपने अंदरूनी हिस्से से मिलता है। गर्मी उबलती गर्म सुपर गैस के बीच से होकर ऊपर की ओर उठती है और इन्हीं से निर्माण होता है जुपिटर के हैरतअंगेज मंडराते बादलों का। और ये विशाल ग्रह हर समय 46,400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमता रहता है। जुपिटर के घूमने की ये रफ्तार सोलर सिस्टम के किसी अन्य ग्रह से कहीं ज्यादा तेज है। जुपिटर अपनी धुरी में हर 9 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का होता है। तो इसके बीच वाले बेहद गर्म हिस्से से जो बादल बनते हैं वो इसके घूमने के कारण फैल जाते हैं और इसके ऊपर हमें बादलों की एक छतरी दिखती है। गर्मी और गति के मेल से एक दानव का जन्म होता है। जुपिटर पर मौजूद लाल धब्बा एक विशाल साइक्लोन है।
जिसका आकार पृथ्वी से भी बड़ा है। 3 सदी से भी ज्यादा से एक ही रफ्तार से घूमने से हवा की गति 400 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक है। जरा सोचिए, ये 300 साल तक चलने वाला एक तूफान है। पृथ्वी पर जमीन तक पहुंचते ही साइक्लोन दम तोड़ देते हैं, लेकिन जुपिटर पर तूफानों की गति थमने के लिए जमीन नहीं, असीमित गर्मी और ग्रह की तेज गति उन्हें लगातार ताकत देते रहते हैं, जिससे यह महातूफान जिंदा बना रहता है। जब दूसरे ग्रह जमकर दम तोड़ देंगे, जुपिटर तब भी गर्मी पैदा करके अपने महाकाय तूफानों में जान डालता रहेगा। इसका श्रेय जाता है इसके विशालकाय आकार को। जुपिटर का आकार पृथ्वी से 1000 गुना बड़ा है। ये सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रहों को 2 बार निकल सकता है, लेकिन फिर भी इसके पास जगह बची रहेगी। इसके आकार का राज छुपा है सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर में। फ्यूजन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती तो क्या होता? जबरदस्त ग्रेविटी पैदा करने वाले और ज़्यादा मास के कारण जुपिटर के हाइड्रोजन एटम आपस में टकराते और मिलकर गर्मी और रोशनी के रूप में ऊर्जा छोड़ती, जिससे एक सितारे जैसा धमाका होता। रात का आसमान या दिन का आसमान बहुत अलग दिखता, क्योंकि तब 2 सितारे होते। ऐसे में रात ना होती, वो शायद दिन होती। ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि रात को आसमान में जो तारे दिखते हैं, उनमें से 80% एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले 2 सितारों की जोड़ियां हैं। तो भला जुपिटर एक तारा क्यों नहीं बन गया? जुपिटर बहुत बड़ा है। पृथ्वी के मुकाबले इसका मास 1000 गुना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन सूर्य का मास पृथ्वी के मास से 10 लाख गुना अधिक है। जुपिटर सूर्य से इतना छोटा है कि इसके केंद्र में इसे इतना गर्म करने वाली प्रक्रियाएं जारी नहीं हुई, जिससे हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिल जाए। और हमारे सोलर सिस्टम के लिए एक खबर बहुत अच्छी है, और अगर जुपिटर और मलबा निगल लेता तो पृथ्वी का निर्माण ही नहीं होता। अगर जुपिटर और थोड़ा बड़ा होता तो इसकी ग्रेविटी किसी दूसरे ग्रह को दूर फेंक देती या बाहर स्पेस में।